हेलो एवरीवन, वेलकम टू LST। LST मीन्स लेट स्टार्ट टुगेदर। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमने BPSC 134 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ शुरू करी थी। इसका ये 4th पार्ट है आज। इससे पहले 3 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हो, वरना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं इन सब के, तो आप वहाँ से भी खोल के देख सकते हो। तो आज हमारा 4th पार्ट है, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आज जिस वैश्वीकरण के विषय पर विचार विमर्श किया जाता है उसकी उत्पत्ति लगभग 25 वर्ष पूर्व बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रहारों और अनुदारवादी आंदोलनों के प्रति प्राप्त होती है, जिसके पश्चात जगत को अपने चंगुल में फंसा लिया था और जिसने प्रेरणता जर्मनी के कोहल और अमेरिका के रोनाल्ड रेगन थे। यानी कि ये जो बात है, क्या बोलना चाह रहा है कि जो वैश्वीकरण के बारे में हम आज पढ़ते हैं ये 25 साल पहले बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रहारों की अनुदारवादी आंदोलनों से प्राप्त होता है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो लोगों के देशों में आना शुरू किया था उससे शुरू होता है 25 वर्ष पहले लगभग, यानी कि 1990 के दशक में, 90 से 2000 के बीच में जो होता है उसमें। तो इसमें क्या है, इसके जो प्रेरणता है, जो उसको प्रेरित करते हैं, यानी कि जो उसको इंस्पिरेशन देते हैं, वो कौन है? अमेरिका के रोनाल्ड रेगन और जर्मनी के कोहल। इनसे क्या होता है कि इनको इंस्पिरेशन मिलती है। बहुराष्ट्रीय निगम और बैंक संपूर्ण विश्व में अपना विस्तार करने और पूंजी एवं मुद्रा पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए विनिवेश और व्यापार के लिए खुले हुए नारे बुलंद करने लगे। उनका तर्क था कि मुक्त बाजार से विकास दर में वृद्धि होगी, विकास से निर्भरता कम होगी तथा निर्धनता में कमी लोकतंत्र के विकास में सुदृढ़ता में लाभदायक होगी। यानी कि जब निर्धनता में कमी होगी तो देश में जो धन आएगा, और धन जो है लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की और ये बाजारोन्मुख मुक्त व्यवस्था को लागू किया, है ना। गतिशीलता प्रदान हुई इससे समाज को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार की भूमिका ने इस प्रकार परिवर्तन करने की अपेक्षा की ताकि वे वाशिंगटन सर्वानुमति को आगे बढ़ा सकें। वैश्वीकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं जिससे ऐसा आभास होता है कि एक नवीन प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की ओर हम उन्मुख हो रहे हैं। वे व्यवस्था क्या है? श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया था, यानी कि श्रम जो है, लोग इस देश के श्रम हैं और अन्य देशों में काम करते थे, इस तरह से श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो एक राष्ट्र में सीमित न रहकर अन्य राष्ट्रों में भी कार्य करने लगी, अपनी ब्रांचें खोलने लगी, है ना। इस तरह से श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अनेक व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए। यानी कि श्रम बाजार की जो अपने पीक पर था उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या हुआ कि विभिन्न माध्यम जो तैयार हो गए। किसके कारण हुए ये सब हुए वैश्वीकरण के द्वारा। वैश्वीकरण नहीं तो विश्वव्यापी श्रम को बढ़ावा दिया, अब उसको व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुँच ने वैश्वीकरण संस्कृति की स्थापना की है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्म और सैटेलाइट टेलीविज़न, ये सब क्या है इसके संस्कृति। इन सब की संस्कृति आज के प्रत्येक नौजवान की संस्कृति है, भले ही वह दुनिया के किसी भी कोने में से हो। उपभोक्तावाद भी आज एक प्रकार का संपूर्ण विश्व की संस्कृति बन गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार एवं अपराध करने के माध्यम से अब संपूर्ण विश्व में समान हो गए हैं, है ना। ब्रांडेड से प्रारंभ हुए परिवेशों के आने जाने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गई है ना। ब्रांड्स जो हैं, है ना, इनके आने जाने की प्रक्रिया जो काफ़ी तीव्र हो गई है ना। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षावादी जो विदेशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, साथ ही वकील, वास्तुविद, है ना, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि विदेश आवागमन भी अब पूंजी के प्रवाह के समान लचीला हो गया है।
इसी के साथ शिक्षा का भी वैश्वीकरण हो गया। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो विदेशी विद्यार्थी जाते हैं उनमें से अधिकांश वहीं रह जाते हैं, है ना। शिक्षा से क्या हुआ कि लोग बाग अपने एक देश को छोड़कर दूसरे देश में गए, वहाँ की व्यवस्था से वो लोग प्रभावित हुए और वहाँ रहना शुरू कर दिया। इस तरह की भी है। यातायात एवं संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के कारण भौगोलिक दूरियां कम हो गईं। अब न केवल व्यापार, तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र बल्कि लोगों का भी सीमा पर आना जाना अल्पव्यापी एवं सुगम हो गया है। पहले क्या था कि सिर्फ सेना जो है वही सीमाओं पर होती थी, अब क्या कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सीमा को पार कर सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट भी तीव्रता से दुनिया को जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई? संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में पढ़ना है हमें। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है ना, जिसे हम अमूमन यूएन कहते हैं। इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज विश्व का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर रोज़ की दवा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ज़रूर है। यानी कि ये जो है जितने भी विवाद होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूएन की जो प्रतिक्रिया है उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि सबसे पहले यूएन क्या प्रतिक्रिया देगा। ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। अगर कोई भी किसी दो देशों में विवाद होता है तो उस पर यूएन जो है फैसला करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। जैसे कि अगर भारत के अंदर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद होता है तो उसका फैसला भारत की केंद्र सरकार करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होता है, देशों के बीच में होता है, तो उसका जो फैसला करती है वो ये करती है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, यानी कि यूएन की कई सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिलिंग हो गई, बहुत सारी शाखाएं हैं जो कार्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अच्छा ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे देश की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम रहें। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विद्रोह के कारण एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये इनकी भी सुलह करवाता है, कोई विवाद होता है तो उसकी समाधान करता है। ये सारे काम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए तो ऐसे संगठन कायम होते हैं, जैसे कि सार्क है, आसियान है, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न देश ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ ऐसे काम आते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा है। इसको कोई देश अकेला नहीं सुलझा सकता, सभी देशों को एक साथ जुटना पड़ेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये कार्य करते हैं। इस पर पर्यावरण के मुद्दों में ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे हॉट टॉपिक है, जिसके ऊपर सभी देशों को जवाब देना पड़ता है, सभी देशों को पेनल्टी खर्च करनी पड़ती है, सब देशों को सब कुछ करना पड़ता है। और देश खर्च करते हैं, पेनल्टी देते हैं, किस लिए? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस पर दबाव बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कौन सा संगठन दबाव बनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दबाव बनाता है। ठीक है, अब एक संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र के कुछ उद्देश्य भी हैं, उनको देखते हैं। विश्व को युद्ध से बचाना, यानी कि युद्ध की जो भयावह स्थिति होती है उससे बचाना। मानव के मूल अधिकारों, पुरुष स्त्री के छोटे बड़े राष्ट्रों सभी के लिए समान अधिकार की स्थापित करना, यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा करना। पुरुष स्त्री छोटे बड़े राष्ट्र के सभी समान अधिकार जो होते हैं उनको स्थापित करना। परस्पर राष्ट्रों को की होने वाली संधियों द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर तथा न्याय बनाए रखना। सभी की सामाजिक उन्नति तथा लोगों का बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना। समान अधिकारों के लिए आदर एवं मित्रतापूर्ण संबंध कायम करना, है ना। अगला है उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य को सुव्यवस्थित
करने का केंद्र बनाना, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से छोटे एवं नवोदित राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े राष्ट्रों के हमले एवं अत्याचारों से बचाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के करोड़ों लोगों के मारे जाने और अरबों की संपत्ति नष्ट होने पर लोग यह सोचने पर विवश हो गए कि इस शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों में खर्च किया गया होता तो विध्वंस को भी रोका जा सकता था और विज्ञान एवं तकनीक का भी विकास किया जा सकता था, है ना। ये क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है, जो उसका वो है, उसकी मतलब स्थापना क्यों की गई थी, इसका महत्व क्या था, वो बताया गया था इसमें, है ना, पूरे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब। संयुक्त राष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताइए। संयुक्त राष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी प्रमुख उपलब्धियों में से है मानव अधिकार कानून के व्यापार निकाय का निर्माण, एक सार्वभौमिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित कोड जिसके लिए समस्त राष्ट्रीय सदस्यता ले सकते हैं और सभी लोग आकांक्षा करते हैं। इसके नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों सहित वैश्विक स्तर पर स्वीकृत अधिकारों की एक व्यापक श्रृंखला को परिभाषित किया है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के रूप में समाप्त हुआ। इसके बाद कई देश एक एक करके परमाणु शक्ति संपन्न बनते चले गए। आज जहां विश्व बारूद व परमाणु बम के ढेर पर बैठा है, वैसी परिस्थिति में अब तक तीसरे विश्व युद्ध को रोके रखना इसकी प्रमुख उपलब्धि है, यानी कि शीत युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसको रोके रखना इसकी प्रमुख उपलब्धि है। भले ही बीच में शीत युद्ध जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न रहीं, छोटे मोटे युद्ध होते रहे और हो भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो पाया, है ना। उपनिवेशवाद के लंबे शोषण तंत्र ने तीसरी दुनिया को जन्म दिया, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन देशों को आर्थिक और सामाजिक पुनः निर्माण एक प्रमुख उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र विश्व के विभिन्न भागों में टीकाकरण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के साथ साथ 60 से ज़्यादा अधिक देशों को स्वतंत्र कराने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण और इससे लागू करने का व्यावहारिक ढांचे का निर्माण प्रमुख उपलब्धि है। विश्व के कई विवादों और मानवाधिकारों को इसने लागू करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वैश्वीकरण के दौर में सीमा पार व्यापार में कई बाधाएं थीं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्था के माध्यम से इसे सरल करने और व्यापारिक देशों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समय के साथ वैश्विक संदर्भों में उत्पन्न प्रमुख चिंताओं को अपने कार्यों में जोड़कर इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने में वंचित सफलता प्राप्त कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र रंग भेद, लिंग भेद आदि समस्याओं को दूर कर शोषण के विरुद्ध प्रमुख प्रयास कर रहा है। यह विभिन्न कार्यों के माध्यम से मानसिक चेतना जागृत करने में सफल रहा है। ठीक है, ये क्या थे, क्या ये इसके उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उपलब्धियां हैं, जो मेन उपलब्धियां हैं इसकी, जिन्होंने इसको कायम रखा हुआ है। यानी कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो कई सारे हैं, लेकिन इसको सर्वप्रथम बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं इसकी उपलब्धियां। तो जिसकी उपलब्धियां थी वो सारी इस तरह दी हुई हैं, ये 5, 6, 7 उपलब्धियां दी हुई हैं। वैश्विक शांति बढ़ाने में यूएन कम सफल क्यों रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास स्वयं की सेना नहीं है, इसलिए किसी भी राष्ट्र की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का असहयोग संयुक्त राष्ट्र तभी सफल हो सकता है जबकि उनके सदस्यों में राष्ट्रीयता की भावना हो। आज विश्व के ज़्यादातर देश अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। इसमें भी संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन को संघ में किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार है, अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति होना आवश्यक है। इस कारण से भी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता, कोई ना कोई सदस्य उसे वीटो कर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई बाध्यकारी सत्ता नहीं है। यदि कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों की अवहेलना करता है तो उस आदेश को पालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाध्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए वियतनाम में अनेक वर्षों तक भयंकर बमबारी करके अमेरिका ने मानवता के साथ भयंकर अपराध किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र मुकदर्शन बना रहा। संयुक्त राष्ट्र घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, लेकिन उस स्थिति में भी संयुक्त राष्ट्र मूक बनकर सब कुछ देखता रहा। उपरोक्त सभी कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सका है। जिसमें एक ही मुख्य कारण है, वो क्या, दो मुख्य कारण समझ लेते हैं। पहला क्या है, वीटो पावर प्लस में इसकी जो नीति है कि किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए जितने भी स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति जरूरी है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यह है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि ये किसी भी देश के स्थायी मामले में दखल नहीं दे सकता है। इसको नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉइंट, अगर हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं तो ठीक है, अगर हम तो पॉजिटिव लेके चलते हैं अगर, तो हम कश्मीर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से टच में कश्मीर है, वहाँ के लोग इंडिया का विरोध करते हैं। तो अगर यूएन जो है घरेलू मुद्दों में दखल देता तो यूएन हमारे कश्मीर को भी अपने अंडर में ले लेता या फिर उसको स्वतंत्र करवा देता, है ना, ऐसे भी हो सकता था। अगला आते हैं, आईएमएफ की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्याओं को दूर करना था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, व्यापार का विस्तार एवं संतुलित विकास के लिए विनिमय, स्थायित्व और बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली और भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने तथा पिछड़े अल्पविकसित देशों को पूंजी निवेश में सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात है, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक असफल रहा। अभी तक ना तो भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना हो पाई और ना ही विश्व व्यापार की प्रगति में बाधा डालने वाले विदेशी विनिमय संबंधी प्रतिबंध कम हो पाए। भुगतान की बाधाओं को कम करने तथा बहुपक्षीय भुगतानों के संचालन का क्षेत्र व्यापक बनाने में जो सफलता मिली, उसका श्रेय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को नहीं वरन कोष के बाहर किए गए कार्यों को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी सदस्य देशों के साथ व्यवहार भेदभाव पूर्ण रहा है। यह पिछड़े व अल्प विकसित देशों की तुलना में विकसित पश्चिमी देशों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। अफ्रीका के कुछ नवोदित राष्ट्रों ने तो इसे धनिकों का क्लब तक कह दिया है, जो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य धनी राष्ट्रों को उनके समर्थकों और वास्तविक आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आशा के अनुरूप भले ही सफल ना रहा हो, किंतु अनुसंधान एवं परामर्श के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी हैं। अगला है, विश्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट करें। विश्व बैंक संसार में विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मकसद जो है पूर्ण उत्साह और पेशेवर क्षमता के साथ गरीबी के संघर्ष कर स्थायी परिणाम प्राप्त करना और लोगों को अपनी तथा अपने पर्यावरण की मदद करने में सहायता देना है। विश्व बैंक इसके लिए संसाधन, जानकारी, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भागीदारियां बनने में सहायता करता है। विश्व बैंक असल में दो अनूठी विकास संस्थाओं का संगम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन। इन दोनों संस्थाओं पर 188 सदस्य देशों का स्वामित्व है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन
MIFC, है ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICFD, इन दोनों के काम में पूरक भूमिका निभाते हैं। ये सभी संस्थाएं मिलकर विकासशील देशों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण, ब्याज मुक्त उधारी और अनुदान प्रदान करती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, बुनियादी सुविधा क्षेत्र, वित्त एवं निजी क्षेत्र, विकासशेषी एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन में निवेश शामिल है। भारत के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूंजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए, है ना। विशेष रूप से देश की परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। विद्युत एवं सिंचाई के क्षेत्र की आधारिक संरचना परियोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के लिए 4.3 अरब डॉलर लगभग 2200 करोड़ का चार ऋण 16 सितंबर 2009 को स्वीकृत किए। जुलाई 2009 से जून 2010 के दौरान विश्व बैंक ने भारत के लिए 9.3 अरब डॉलर के ऋण स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार विश्व बैंक विशिष्ट परियोजनाओं का समर्थन करके विकासशील देशों को अपनी ज़्यादातर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अगला है यूरोपीय संघ की भूमिका स्पष्ट करें। यूरोपीय संघ और भारत की कार्यनीतिक साझेदारी दीर्घकालीन तथा राजनीतिक तथा कार्यनीतिक मुद्दों की अपेक्षा व्यापार तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर व्यापार रूप से केंद्रित रही है, लेकिन चीन के हठीपूर्ण रवैये और अमेरिका राजनीति के कारण बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही यूरोप तथा भारत को यह आभास हो गया है कि एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए यूरोपीय संघ ने नवंबर 2018 में भारत के प्रति अपनी अलग रणनीति बनाई है। नए दस्तावेज में सहयोग के नए क्षेत्रों का विस्तार किया गया है और यूरोपीय संघ तथा भारत के मध्य रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। इस आलोक का लक्ष्य भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, इस नई रणनीति का विश्लेषण तथा सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाता है। यूरोपीय संघ ने 2018 में भारत के प्रति अपनी नई कार्यनीति शुरू की है। 2004 में कार्यनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने से लेकर अब तक 14 वर्ष में यह इसका प्रथम कार्यनीतिक दस्तावेज है। इस कार्यनीति में भारत में यूरोपीय संघ की प्रमुख हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक सुसंगत आधार प्रदान किया गया है और इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि व्यापार तथा निवेश, पारस्परिक सैन्य संपर्क, नवाचार, विदेश नीति आदि के संदर्भ में अवसरों की वृद्धि के लिए यूरोपीय संघ की भारत में प्रवेश की राह अत्यंत सरल हो गई है। ठीक है, ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और विश्व बैंक पर संक्षिप्त नोट लिखें। नॉर्मल सी बात है, भारत और विश्व बैंक के जो संबंध रहे हैं उनके बारे में बताना है हमें इसमें। तो इसमें जो मेन पॉइंट मैं बताता हूँ उनको पढ़ लेना फिर आप। भारत और विश्व बैंक। विश्व बैंक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता द्वारा भारत के नियोजित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बैंक की सहायता से जरूरी पक्ष निम्न है ना। संचालक सदस्य। भारत ब्रिटेन वुड्स से जुड़ाव अर्थात IMF और वर्ल्ड बैंक का संचालक सदस्य है। बैंक के कार्यपालिका बोर्ड में इसका स्थायी स्थान है। ऋण। भारत विश्व बैंक से बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहा है। 1988 में लिया था एक बारी, 1980 से 81 के उसमें लिया था। भारत को 139 करोड़ डॉलर लिए थे 1980-81 में। उसके बाद 1985-86 में भी 395 करोड़ डॉलर का लोन लिया था। उसके बाद 88 और 89 में 1409 करोड़ रुपए का। इस तरह से क्या है कि ऋण जो है, जैसे हम नॉर्मल ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं तो हमारा सिविल स्कोर बढ़िया बनता है ना, उसी हिसाब से उसी तरह से इसमें भी है कि जब हम टाइम पे ले रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं तो क्या होता है कि
उसका जो विश्वास है वो हमारे प्रति बढ़ जाता है। वही चीज़ है उसमें भी सेम। आगे बढ़ते हैं। आईडीए में सहायक, विश्व बैंक की सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के से कर्ज देती है। जो विश्व बैंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के कर्ज से, मतलब जो विश्व बैंक जो सहायता देती है किसी संस्था को, वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से देती है। 1980-81 में भारत ने आईडीए से 522 करोड़ डॉलर के ऋण प्राप्त किए। यह राशि 85 से 89 में बढ़कर 1198 करोड़ डॉलर और 88 से 89 में 1274 डॉलर हो गई है। एड इंडिया क्लब में सहायता, भारत की विकास योजना को वित्त प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने 1950 में एड इंडिया क्लब की स्थापना की। इसमें क्या था, उधार देने वाले देश जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा आदि राष्ट्रीय संघ हैं। एड इंडिया क्लब ने भारत को 1980 से 81 के दशक में 1999 करोड़ डॉलर, एक मिनट, सहायता प्रदान की, जो कि 88 से 89 में 85 से 86 में बढ़कर 2552 करोड़ डॉलर हो गई और 88 से 89 में बढ़कर 4645 करोड़ डॉलर हो गई, है ना। ऋणों का उद्देश्य, ऋण लेने का जो उद्देश्य होता है वो ऋण पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, है ना। इसी वही है, वो इसको दर्शाया गया है इसमें। भारत जो है कल्याणकारी नीतियों के लिए लोन लेता है, इसलिए भारत को लोन मिल जाता है। हम ना ही आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी हमारे देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो इसलिए हमारे देश को लोन जो आसानी से मिल जाता है। तो विश्व बैंक और भारत के बीच में संबंध मधुरता में है। अगला है तकनीकी सहायता। विश्व बैंक ने भारत के विकास योजना में भी लाभदायक तकनीकी सहायता प्रदान की है। इससे भारत को इसकी योजनाओं के काम और उन्नति की जांच ने और देश की विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों को जायज़ा लेने के लिए कई मिशन भेजे हैं। यानी कि तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें भी देश को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? कि विश्व व्यापार संगठन, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन जो है ये देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी व्यवस्था को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है, कौन सा देश किस मतलब कि कौन देशों के बीच में व्यापार किस हिसाब से होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उनके नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, नियमों का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा दी जानी चाहिए, है ना। और अगर कोई देश किसी पर अत्यधिक कर लगाता है ना, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए। इस तरह से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि सीमा पार व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है देशों को। जो देश पिछड़े हैं या फिर जिनको ये इनके फ़ायदे समझ नहीं आते हैं, उनको विश्व व्यापार संगठन जो है मतलब कि फ़ायदे समझाता है, उनको आकर्षित करता है, लुभाता है। इस तरह के क्षेत्र इसमें विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्षेत्र हैं सब। विश्व व्यापार संगठन जो है बहुत मतलब इसने जो है वैश्वीकरण का बहुत सफल कारगर हुआ है, क्योंकि इसने क्या है व्यापार को बढ़ाया है। जैसे कि अब अमेरिका की बनी हुई जीन्स इंडिया में आ रही हैं, तो वो किसकी देन है, विश्व व्यापार की संगठन की देन है। अगर विश्व व्यापार संगठन नहीं होता तो वो औने पौने रेट पर आके बेचते और हम उसे खरीद नहीं पाते। सेम चीज़ है, अब क्या है, विश्व व्यापार संगठन ने कर जो दर लगती हैं करों की, टैक्सेस की, वो निश्चित की हुई हैं, जो हर व्यक्ति के लिए या हर वर्ग के व्यक्ति के लिए सूटेबल होती हैं। जैसे कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए महंगे ब्रांड भी हैं, निम्न वर्ग के लोगों के लिए सस्ते ब्रांड भी हैं, इस तरह की। तो इसमें क्या है, कुछ गतिविधियाँ दी हुई हैं, इन सबको पढ़ सकते हो। वैसे जो मैंने बताया आपको मुँह से बोल के भी सेम सारी गतिविधियाँ हैं, इनको किताबी भाषा में लिखा हुआ है बस, है ना। सदस्यों के बीच में संधि का प्रयोग किया जाता है कि बाद में विवादों को समाधान करना हो सके। जब विवाद होते हैं उनके विवादों को सुलझाने के लिए संधियों का प्रयोग किया जाता है। ये इसके मेन कारण है ना। लगभग ऐसे 30 देशों में विकास, अच्छा ठीक है, सारे जो हैं इसके गतिविधियां जो हैं इसकी विश्व व्यापार संगठन की विशिष्ट गतिविधियां जो हैं उनको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हो, है ना।
आमतौर पर विश्व व्यापार संगठन में लिए जाने वाले निर्णय सभी सदस्यों की आम सहमति पर आधारित होते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के देशों के बीच में ऐसी सहमति बनाता है जिससे वे आपस में व्यापार कर सकें, ऐसा भरोसा दिलाता है कि वह व्यापार कर सकें। तो इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सदस्यों की सहमति पर आधारित होते हैं। इसकी सर्वोच्च संस्थागत इकाई मंत्री स्तरीय बैठक है, जिसकी बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है ना। और मंत्री स्तरीय बैठक के मध्य की अवधि में संगठन की क्रियाकलाप का सामान्य परिषद द्वारा संपादित किया जाता है। इन दोनों के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगला है हमारा क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद क्या है, उसको परिभाषित करना है। भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपनी प्रभाव विस्तृत किए हैं, उनमें क्षेत्रवाद भी एक है। इस क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता का जन्म कब और कैसे हुआ यह बताना तो कठिन है, लेकिन इतना अवश्य है कि आज इसका जो उग्र रूप प्रकट हुआ है वह राष्ट्रीय एकता की समस्या को और भी गंभीर बना देता है। क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है? एक क्षेत्रवाद के लोग केवल अपने ही क्षेत्र के स्वार्थों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इस संकीर्ण रूप में क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता का अर्थ उन आदर्श व्यवहारों, विचारों तथा कार्यक्रमों से होता है जो कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में मिथ्या गौरव व श्रेष्ठता की भावना को पनपाते हैं और उस आधार पर वे अपने लिए समस्त राजनीतिक और आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस भांति तत्पर हो जाते हैं। क्षेत्रवाद की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एक है बोगार्डस। अच्छा, ये जो है चिंतक हैं, इन्होंने परिभाषा दी है। बोगार्डस हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, है ना। इन सब ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, इसको समझ सकते हो आप, है ना। अब आते हैं क्षेत्रवाद के विकास के कारण जो है। पहला है भौगोलिक कारक। बहुधा भौगोलिक कारण क्षेत्रवाद के विकास का एक अत्यंत प्रभावपूर्ण कारक बन जाता है। भारत इसका एक उत्तम उदाहरण है। भारत 4 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से विभक्त है और वे क्षेत्र हैं: उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का विशाल मैदान, दक्षिण पठार तथा मध्य भारत में रेगिस्तान क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं। अलग अलग ही नहीं, कुछ विषयों में तो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भी हैं। फलतः विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ा और एक क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, पहनावा, आभूषण, प्राकृतिक खान पान, रहन सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रहे। इस विभिन्नता के क्षेत्रीयता के विकास में प्रमुख योगदान दिया। अगला है ऐतिहासिक कारण। भौगोलिक कारणों की भांति ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस देश की विशालता और विभिन्न क्षेत्रों के होने से भारत प्राचीन और मध्यकाल के विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा। हालांकि कुछ शक्तिशाली महान महत्वाकांक्षी राज्यों ने ऐसे साम्राज्य स्थापित किए जिनमें संपूर्ण भारत था, फिर भी परिवार के साधनों के अभाव में अखंड केंद्रीय राज्य ज़्यादा दिनों तक भारत में बना रह सका। अगला है राजनीतिक कारक। अनेक राजनीतिक कारक भी क्षेत्रीयता के विकास में अपना प्रमुख योगदान करते हैं। भारत में कुछ राजनीतिक संगठन या पार्टियां ऐसी हैं जो कि क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ाकर लोकप्रिय होने का प्रयास करती हैं और किसी साथ ही उनके संकीर्ण स्वार्थों की सिद्धि के लिए सफल होती हैं, है ना। अगला है सांस्कृतिक कारक। किसी देश की संस्कृति होती है वह क्षेत्रवाद में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे कि हमारे यहाँ दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है ना, और नॉर्थ ईस्ट की अलग है ना, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है। अगला है भाषावाद। किसी देश की जो भाषा होती है, जहाँ पर समान भाषा बोली जाती है, वहाँ पर अलग तरह की व्यवस्था होती है और अलग भाषा वाले को हम अलग ही समाज के लोग समझते हैं। जैसे कि हम क्या है, दक्षिण भाषा में तमिल या मलयालम बोलने वाले लोगों को
हिंदी बोलने वाले लोग के बीच में ज़्यादा समन्वय नहीं हो पाता, ज़्यादा सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती है। इसलिए भाषावाद जो है क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण है। भाषा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसमें, क्षेत्रवाद में। अगला क्वेश्चन आता है इसका, क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों का वर्णन करें। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह यही है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च मानता है और उसे यह चिंता नहीं होती कि दूसरे क्षेत्रों को कितनी नुकसान होगा। राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के बीच संबंधों को विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच के संबंध कभी कभी अत्यंत कटु रूप धारण कर लेते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा सा झुक गई वही विवाद का विषय बन जाता है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक विवाद संभव सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकता। स्थायी नेतृत्व व संगठन का विकास। क्षेत्रीयता का एक ही दुष्परिणाम यह होता है कि इसमें परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो जनता की भावनाओं को उभार कर अपना संकीर्ण हित की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं और संगठनों से किसी का कुछ भी भला नहीं होगा, फिर भी क्षेत्रीयता की आड़ में उन्हें पनपने का अच्छा अवसर मिल जाता है। भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मदद करती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा और आवश्यकता से ज़्यादा महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल ही नहीं रह जाती और विभिन्न भाषा वाले क्षेत्रों में विवाद होते रहते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है। भारत आज एक संक्रामक काल से गुजर रहा है। यह नाजुक दौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन की गति के एक समान नहीं है ना। अब इसमें क्षेत्रीयवाद को रोकने के कुछ उपाय भी हो सकते हैं। इसमें क्या, राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इस पर रोक लगाना उचित है। एक संबंध में निम्नलिखित उपायों को सुझाव कहा जा सकता है। केंद्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलन, आर्थिक विकास संभव हो सके, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम हो सके। सभी क्षेत्रों के लोग समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना पनप ना सके। भाषा संबंधी विवादों को हल शीघ्र ही होना चाहिए, है ना। इस संबंध में सबसे उचित हल है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का समान मान्यता प्रदान की जाए। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती ना थोपा जाए, अपितु उस भाषा का प्रचार व विस्तार इस प्रकार किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न देशों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में कुछ लोगों का सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति ज़्यादा सहनशीलता की भावना को ना पनपा सकें। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य क्षेत्रों के नेताओं का संतुलन प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षतापूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को कोई संदेह ना हो। क्षेत्रीयता का वास्तविक समाधान तक संभव नहीं है जब तक क्षेत्रीयता का जो वास्तविक समाधान है जब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक भारतवासी के मन में यह भावना ना जड़ पकड़ ले कि अपना क्षेत्र तो अपना ही है, पर उससे भी कहीं विशाल एक क्षेत्र भारत उसके भी कहीं ज़्यादा अपना है। तो हमारी ये सीरीज़ जो है यहीं पे ख़त्म होती है।
हमारे सारे क्वेश्चन फ्रीज हो चुके हैं, यानी सारी जितनी भी यूनिट थी जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने ख़त्म करवा दिए हैं आपके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपका टाइम ख़राब किया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ सकते हो।